In this question, suppose a nucleus X initially at rest undergoes a decay according to the equation. The emitted alpha particle is found to move along a helical path in a uniform magnetic field of induction B, 5 Tesla. Radius and pitch of the helix stressed by the alpha particle are 5 cm and 7.5 pi cm respectively. Calculate binding energy per nucleon of nucleus X. और हमें यहाँ पे ये डिफरेंट जो मासेस हैं वो यहाँ पर इसमें गिवन है. तो इसमें अल्टीमेटली आपको बाइंडिंग एनर्जी किसी न्यूक्लियस की कैलकुलेट करनी है. तो जैसे मान लीजिए अगर आपको एक्स न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो कोई भी जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. और बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो बाइंडिंग एनर्जी में मास का डिफरेंस लिया जाता है. जब न्यूक्लियस अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के फॉर्म में रहता है, यानी कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जब अलग कर दिया जाता है तो मास ज़्यादा हो जाता है, और जब वो न्यूक्लियस के फॉर्म में रहता है तो मास कम रहता है. मास का ये जो डिफरेंस है, तो मास का ये डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर, तो उससे बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट होती है. तो बाइंडिंग एनर्जी अगर मैं x की यहाँ पे लिखूँ तो सपोज x जो न्यूक्लियस है उसका z है, और यहाँ पर ये जो मास नंबर है वो a के बराबर है. z यहाँ पे 92 दिया हुआ है और जो मास नंबर है वो यहाँ पर 225 के इक्वल दिया हुआ है. तो बाइंडिंग एनर्जी फॉर x, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है. तो इसमें z प्रोटॉन है और उसके अलावा यहाँ पर इसके अंदर बाकी के न्यूट्रॉन है, a माइनस जेड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है. तो इन दोनों के मासेस मैंने ऐड कर दिए, और उसमें से अगर मैं x न्यूक्लियस का मास माइनस कर दूँ, दिस इज़ मास ऑफ x न्यूक्लियस का यहाँ पर ये मास है. और इस पूरे को अगर मैं सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ x कैलकुलेट हो जाता है. अब अगर मासेस को अगर आप यूनिफाइड मास के फॉर्म में अगर लिखते हो, तो यूनिफाइड मास के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो हमें सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बजाय 931 से मल्टीप्लाई करके एनर्जी निकाल लेनी होती है, जो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाती है. तो यहाँ पे इस तरीके से बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट की जाती है. अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब है कि बाइंडिंग एनर्जी को नंबर ऑफ न्यूक्लियन यानी ए से डिवाइड कर दिया जाए तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो जाएगी वो. अब इसमें मास ऑफ प्रोटॉन पता है, मास ऑफ प्रोटॉन ऑलरेडी यहाँ पर इसमें गिवन है. मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी गिवन है यहाँ पे. तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए हमें चाहिए होगा मास ऑफ एक्स न्यूक्लियस. तो एक्स न्यूक्लियस का मास इसमें कहीं पर भी गिवन नहीं है, लेकिन उसके बदले में ये जो अल्फ़ा डीके का जो प्रोसेस हो रहा है, इस अल्फ़ा डीके में यहाँ पर कुछ अल्फ़ा पार्टिकल से रिलेटेड हमारे पास में इन्फॉर्मेशंस हैं. तो जो अल्फ़ा पार्टिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हैं, तो उन इन्फॉर्मेशन से हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल और ये सब पता करने की कोशिश करेंगे. और फिर उसके बाद में किसी रिएक्शन की क्यू वैल्यू से हम रिलेट करेंगे इसको. जैसे अगर मान लीजिए कोई भी यहाँ पर इस तरीके का ये होता है अल्फ़ा डीके, तो Z-2 A-4, और यहाँ पर ये अल्फ़ा हीलियम का न्यूक्लियस होता है, ये पता है सभी को. तो दिस इज़ अल्फ़ा पार्टिकल और हीलियम न्यूक्लियस. तो इसमें यहाँ पर जब आप इसके लिए इस रिएक्शन के लिए क्यू वैल्यू, इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, अगर उसको आप कैलकुलेट करना चाहो तो ये मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर हो जाता है. और इस इक्वेशन में, इस रिएक्शन में जब मास डिफेक्ट होता है तो मास डिफेक्ट हो जाता है यहाँ पर, यानी कि जो भी रिएक्शंस होती हैं तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स होते हैं एक तरीके से उसमें मास ज़्यादा होता है, रेस्ट मास ज़्यादा होता है, इनका रेस्ट मास कम होता है. तो mx, ध्यान रखिए यहाँ पर मैं x न्यूक्लियस का मास लिख रहा हूँ, माइनस my, y न्यूक्लियस का मास, और हीलियम न्यूक्लियस यानी कि अल्फा पार्टिकल का मास. तो ये सभी न्यूक्लियस के मास के टर्म में मैंने यहाँ पर इसको लिखा है सिंपली इसमें. तो डेल टाइम इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है. तो अगर मेरे पास में कहीं से क्यू वैल्यू आ जाए तो क्यू वैल्यू से आप डेल टाइम निकाल सकते हो, और डेल टाइम अगर पता चल गया तो इसमें एम वाई और एम अल्फ़ा पता है, तो यहाँ से एम एक्स आ जाएगा. और एक बार अगर एम एक्स आ गया तो एम एक्स को जब मैं यहाँ पर रखूँगा तो उससे बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी. तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर फ्लो चार्ट इसमें दिख रहा है. तो अब उसके बाद में हमारा अगला जो टारगेट है वो है क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन. अब क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन यहाँ पे पता करना है इसमें, और उसके लिए अल्फ़ा पार्टिकल से रिलेटेड हमारे पास में इन्फॉर्मेशन है. तो अल्फ़ा पार्टिकल जैसे ही यहाँ से निकलता है तो उसको एक मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा मिलता है कि जिससे वो हेलिकल पाथ में मूव करता है. तो हेलिकल पाथ में तब मूव करता है जब यहाँ पे वेलोसिटी कुछ एंगल यहाँ पर b के साथ बना रही हो, तब जाकर के वो हेलिकल पाथ में मूव करता है. तो इस वेलोसिटी के आप दो कंपोनेंट कर सकते हो, वन इज़ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड वन इज़ पैरेलल और अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड. तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कुछ सर्कुलर टाइप के पाथ में रोटेट करवाने की कोशिश करता है, और ये वी पैरेलल जो है वो इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव करवाते रहता है यहाँ पे.
तो इसका जो मोशन है कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये आगे बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे v परपेंडिकुलर और v पैरेलल ये कैलकुलेट करने के लिए मैं इन रिलेशंस का यूज़ कर रहा हूँ। जो रेडियस यहाँ पर है, जिस रेडियस की बात कर रही है, तो वो होता है एम वी बाई क्यू बी, एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से। फिर उसके बाद में जो पिच ऑफ द हेलिक्स होता है, तो पिच होता है कि एक टाइम पीरियड में कितना ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चला जाता है। तो कितना जाएगा, वेलोसिटी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड v पैरेलल, और उसको टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस मोशन का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2πm बाई क्यू बी। अब देखिए यहाँ से अब एक आइडिया यहाँ पे अब मिल जाना चाहिए कि v परपेंडिकुलर यहाँ से आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें पता है आपको, v पैरेलल यहाँ से आ जाएगा, और इनको स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे तो नेट वेलोसिटी का स्क्वायर आ जाएगा। और हाफ एम वी स्क्वायर अगर कर दें तो हाफ एम वी स्क्वायर से यहाँ पे जो भी अल्फ़ा पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, दिस इज़ हाफ एम अल्फ़ा, अल्फ़ा पार्टिकल का मास, इंटू वी अल्फ़ा का स्क्वायर, अल्फ़ा पार्टिकल की जो नेट वेलोसिटी उसका स्क्वायर। और ये कहाँ से आएगा, तो v परपेंडिकुलर का स्क्वायर, v पैरेलल का स्क्वायर। ठीक है, v परपेंडिकुलर और v पैरेलल कहाँ से आएंगे, तो आप इसमें वैल्यूज पुट करो। तो हाफ एम अल्फ़ा, v परपेंडिकुलर इज़ क्यू बी आर बाई एम, इसका स्क्वायर, ये m बेसिकली m अल्फ़ा ही है। फिर उसके बाद में v पैरेलल, तो v पैरेलल क्यू बी पी अपॉन 2πm, इसका स्क्वायर। तो एक एम अल्फ़ा वगैरह यहाँ से कैंसिल होगा, और सभी वैल्यूज़ आपको पता है, और कैलकुलेशन कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। तो अगर मैं वैल्यूज़ पुट करूँ इसमें, तो जो के अल्फ़ा की वैल्यू आएगी, वो के अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 75 इंटू 10⁻⁻14 जूल। इस के अल्फ़ा को हमें क्यू से रिलेट करना आना चाहिए। तो एक तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि जो के अल्फ़ा होता है वो इसके बराबर होता है, दिस इज़ a-4/a इंटू क्यू। ये डायरेक्टली हमें याद होना चाहिए अल्फ़ा डिके के लिए। अगर याद नहीं है तो फिर डराइव करना होगा। तो डेरिवेशन इस तरीके से किया जाता है इसका कि के अल्फ़ा और के वाई, यानी कि जो भी रिएक्शन हुई, जो भी ये अल्फ़ा डिके हुआ, इसके बाद में आपके पास में वाई न्यूक्लियस है और अल्फ़ा पार्टिकल है, जो भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ हुई है वो इनकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहती है। तो के अल्फ़ा प्लस के वाई इज़ इक्वल टू रिलीज्ड एनर्जी इन दिस प्रोसेस। तो के अल्फ़ा प्लस के वाई इज़ इक्वल टू क्यू। फिर इसके अलावा मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियली ये रेस्ट पे रहता है और उसके बाद में ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है। अल्फ़ा पार्टिकल इधर मूव करता है तो जो वाई न्यूक्लियस है वो इधर मूव करता है। तो इनके अपोजिट डायरेक्शन मूव करने से मोमेंटम पहले जीरो था और बाद में भी यहाँ पे जीरो इंश्योर हो जाता है। इस मोमेंटम को आप लिख सकते हो यहाँ पे √2m से। तो √2m अल्फ़ा के अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू √2my के वाई। यहाँ पर अगर आप देखो तो के अल्फ़ा अपॉन के वाई मास के इन्वर्स रेशियो में आ जाएगा। इसमें जिसका मास ज़्यादा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जिसके पास मास कम है उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये हो जाएगा एम वाई अपॉन एम अल्फ़ा। एम वाई अपॉन एम अल्फ़ा, ये जो रेशियो है वो एक तरीके से इसके बराबर होगा। एक तरीके से मास नंबर, एग्जैक्टली मास तो नहीं लिख रहा हूँ मैं, मास नंबर लिख रहा हूँ। मास नंबर को जस्ट किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मास आ जाता है। तो एम अल्फ़ा ये 4। तो रेशो पता है आपको यहाँ पर कि किस रेशो में आ रहा है, ये पता है आपको, तो उससे आप ये निकाल सकते हो कि अल्फ़ा इतना होगा। तो हमारे पास में के अल्फ़ा आ चुका है। तो यहाँ से आप क्यू वैल्यू निकाल सकते हो इस रिएक्शन की। तो a डिवाइडेड बाय a-4 इंटू के अल्फ़ा। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 225, -4 करेंगे तो 221। के अल्फ़ा इज़ 75 इंटू 10⁻⁻14। और ये आंसर जो है वो जूल में आएगा। हम चाहते हैं कि ये आंसर जो है MeV में आ जाए, यहाँ पे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पहले कन्वर्ट करो। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर नीचे ई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर का ई तो ई के साथ रह जाएगा, तो EV हो गया यहाँ पर ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और m लेकर के आना है तो ऊपर नीचे 10⁻6, तो 10⁻6 एक यहाँ पर आएगा और ऊपर जो आएगा वो m में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो उससे अगर आप इस रिएक्शन की जो Q वैल्यू है, अगर आप ये Q वैल्यू निकालो तो दिस Q वैल्यू विल बी 4.77 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कुछ इस तरीके का आएगा, दिस इज़ 4.77 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूक्लियस के क्वेश्चंस में थोड़ी इस तरह की कैलकुलेशन रहेगी, तो हमें कैलकुलेशन के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन में। तो क्यू वैल्यू हमने ऑब्टेन कर लिया। तो इसके बाद हमारा अगला जो टारगेट है कि अगर क्यू वैल्यू हमारे पास में आ गई है तो डेल्टा एम आ जाएगा। डेल्टा एम आ गया तो उससे एम एक्स आ जाएगा, और एक बार एम एक्स आ जाएगा तो उसको मैं यहाँ पर रखूँगा तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। और बाइंडिंग एनर्जी को अगर मैं ये से डिवाइड कर दूँगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी।
तो दिस 4.77 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम यहाँ पर एम ई वी बाई सी स्क्वायर में आ जाएगा, लेकिन अगर मैं यूनिफाइड यूनिट में कैलकुलेट करना चाहूँ इसको तो डेल्टा एम विल बी इक्वल टू 4.77, फिर 931 से आपको डिवाइड करना होगा इसको, तो इट विल बी 0.005 इन यूनिफाइड मास यूनिट। ठीक है, तो डेल्टा एम आ गया, और जो डेल्टा एम है वो आपका इसके बराबर है एम एक्स माइनस एम वाई माइनस एम अल्फ़ा। तो यहाँ से आप एम एक्स निकाल लो पहले, तो एम एक्स इज़ डेल्टा एम प्लस एम वाई प्लस एम अल्फ़ा। तो डेल्टा एम हमारे पास में है, एम वाई भी हमारे पास में है और एम अल्फ़ा भी हमारे पास में है। आप ये चीज़ माइंड में रखो कि जो मासेस यहाँ पर दिए गए, जनरली क्वेश्चंस में मासेस एटॉमिक मासेस दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर मासेस दिए गए, तो इनमें अगर एटॉमिक मासेस में जनरली बुक्स में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो जब एटॉमिक मास में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है कि यहाँ पर जो एटॉमिक मास होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन का मास घटा करके लिखा जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पे मास ऑफ एक्स न्यूक्लियस निकलना चाहो तो आप लिख सकते हो कि मास ऑफ एक्स एटम माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से सबको आप कन्वर्ट करोगे तो ऐसा ही रिलेशन, एग्जैक्टली इसी तरीके का रिलेशन एटॉमिक मासेस में भी आता है। फिर वो रिलेशन आ जाता है कि मास ऑफ एक्स एटम माइनस मास ऑफ वाई एटम माइनस मास ऑफ हिलियम एटम। लेकिन न्यूक्लियर मासेस के टर्म्स में भी इस तरीके का रिलेशन आ रहा है, और हमें जो यहाँ पर दिया गया डेटा वो न्यूक्लियर मासेस के टर्म्स में है, इसका ध्यान रखें। तो डेटा इज़ गिवन इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मासेस। तो एम एक्स, तो डेल्टा एम एम वाई एम अल्फ़ा सबको अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ इसमें, तो जो एम एक्स है वो इतना आता है 225.038 इन यूनिफाइड मास यूनिट। इसके बाद आप बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर लो। बाइंडिंग एनर्जी में भी आप ध्यान रखो कि यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है, मास ऑफ एक्स न्यूक्लियस है। अगर आप इसको कन्वर्ट करके दूसरे टर्म्स में लिखना चाहो, कई बार मास ऑफ प्रोटॉन नहीं होता, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया होगा, कई बार मास ऑफ एक्स न्यूक्लियस ना देकर मास ऑफ एक्स एटम दे सकते हैं। तो जस्ट मैं इसके बगल में यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज जेड अगर मैं इसको लिखूँ तो ये हो जाएगा एम एच माइनस एम ई। ठीक है, न्यूट्रॉन को एज इट इज़ रहने दीजिए, तो ए माइनस जेड एम एन। और अगर एक्स एटम का मास हमारे पास में है तो एम एक्स, और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जेड माइनस जेड एम ई। तो यहाँ से माइनस जेड एम ई आएगा, यहाँ से प्लस जेड एम ई आएगा, तो एम ई का जो फैक्टर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो फिर आप जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको आप ऐसे लिख सकते हो कि जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एक्स एटोमिक मास हो गया, फिर दिस इज एटोमिक मास। तो ज़्यादातर आप क्वेश्चन जो देखोगे उसमें इसी फॉर्मेट में दिया होता है, लेकिन इसमें डायरेक्टली न्यूक्लियस के टर्म्स में तो हम वैसे कर रहे हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे कि मासेस कौन से दिए गए हैं इसमें। क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आप देख लो कि हाइड्रोजन एटॉमिक मास नहीं दिया गया, एमएच नहीं दिया गया, यहाँ पे जो दिया गया है वो एमपी दिया गया है, मास ऑफ प्रोटॉन दिया गया है। तो इससे भी एक हिंट मिल रहा है कि ये सभी न्यूक्लियर मासेस हैं। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन जो हमने ऊपर लिख रखा है इसका यूज़ करते हैं। तो जेड की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, तो कितने प्रोटॉन्स हैं इसके अंदर, यानी कि 92 प्रोटॉन्स हैं, और एक एक प्रोटॉन का जो मास है यहाँ पर, वो मास यहाँ पर हो जाएगा, प्रोटॉन का मास 1.008। ठीक है, फिर उसके बाद में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स टू 225 माइनस 92 नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का मास है 1.009। फिर उसके बाद में माइनस एम एक्स आ गया है 225.038। और बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अगर यूनिफाइड के टर्म से मास है तो 931 से मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्टली इसको। तो 931 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी एक्स की वो होगी 1764.245 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये बाइंडिंग एनर्जी आई, लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है इसमें, तो कैलकुलेट करना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बस अब इसको आप डिवाइड कर दो ए से, तो बी बाई ए आ जाएगा, तो इट विल बिकम 1764.245 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ न्यूक्लियंस कितने हैं, तो 225। तो इससे अगर आप डिवाइड कर दोगे तो फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम विल बी 7.84 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट।